सन्यासी हैं लेकिन सत्ताधीश हैं। कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि अंदर से उनका दिल बड़ा कोमल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने विरोधी हैं उतने ही शायद इनके भी, लेकिन उससे दो गुने इनके समर्थक भी हैं। मुख्यमंत्री एक राज्य के हैं लेकिन पहचान एक राष्ट्रीय नेता की है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त एजेंडा आज तक में हमारे साथ हैं। स्वागत है योगी आदित्यनाथ आपका आज एजेंडा आज तक में। धन्यवाद जी। योगी जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है और आपने कहा कि यह पहला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला साल रहा। वाकई 370 आपके मन के नजदीक का मुद्दा था, राम मंदिर आपके मन के नजदीक का मुद्दा था, फिर 3 तलाक, नागरिकता कानून, सारे कोर एजेंडा तो पूरे हो गए। अब आगे क्या? देखिए, 135 करोड़ लोगों के हित में और भारत की एकता और अखंडता के हित में जो भी कड़े और बड़े निर्णय करने की आवश्यकता थी या है, वह क्षमता केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। विगत 6 वर्षों के दौरान यह केंद्र में मोदी सरकार ने यह करके दिखाया है। आपने इस चीज को देखा होगा कि पहले कार्यकाल के 5 वर्ष नए भारत की नींव को सुदृढ़ करने के 5 वर्ष का एक सुनहरा कार्यकाल रहा और दूसरा कार्यकाल का पहला वर्ष आज जब पूरा हो रहा है तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पूरी कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पिछले 1 वर्ष के दौरान जो फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने लिए हैं, वह वास्तव में अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं। भारत के हित में, भारत की 135 करोड़ लोगों के हित में, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले हैं। ये कड़े और बड़े फैसले हैं। 135 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रख करके लिए गए फैसले हैं और इसी को लेकर के चुनाव में हम लोग कहते थे कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और वह मोदी जी ने पहले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान और दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान ये सब करके दिखाए हैं। इसलिए यह ऐतिहासिक दिन है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। देश के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को और उन शुभचिंतकों को जिनकी वर्षों से तमन्ना थी, उन सपनों को साकार करने होने के अवसर पर उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। योगी जी, कार्यकर्ताओं की तो तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन क्या देश के लोगों की तमन्नाएं पूरी हो रही हैं इस सरकार से? आप थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं कि आप बीजेपी के नेता, जब प्रधानमंत्री, आप देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बतौर एक मुख्यमंत्री आप केंद्र की सरकार के कामकाज का एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, किसी भी सत्ता के प्रमुख का दायित्व बनता है कि वह फैसला लेते समय समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान में रख करके सर्वसमावेशी और सर्वहितकारी निर्णय ले। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एक निर्णय सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित रहे हैं। प्रारंभ से ही आप देखें, उन्होंने
एक बात को स्पष्ट किया था जब 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि इस देश के गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके फैसला लेगी। और आप देखते होंगे कि पूरे इस अभी कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, समय से लिए गए फैसले का परिणाम रहा है कि भारत ने इस संक्रमण को काफी हद तक रोकने में मदद की। एक, भारत के अंदर मौत के आंकड़े न्यूनतम हैं। दो, तीसरा, जो निर्णय 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, आज वह जमीन पे दिखाई देते हैं, जब 80 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। चाहे वह वन नेशन पोर्टेबिलिटी का धाम, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को पूरे देश के अंदर लागू किया जाता है, और उत्तर प्रदेश का प्रवासी महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटक में उत्तर प्रदेश का जो प्रवासी है वह अगर वापस उत्तर प्रदेश में आता तो उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड जो उसका कर्नाटक का बना है या देश के अंदर किसी अन्य राज्य का बना है, उससे उत्तर प्रदेश में भी उसको लाभ मिल सकता है। जब ये लाभ लेता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और उनके ले गए उन कड़े निर्णयों का परिणाम है कि जिसका लाभ गरीब को मिल रहा है। देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने का हो, या देश के युवाओं के लिए स्टैंड अप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मेक इन इंडिया की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना लागू करने का हो, जनधन अकाउंट में इस कोरोना संकट के समय 20 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 3 बार 500 रुपए जा चुके हैं। 8 करोड़ किसानों के खाते में अब तक देश के अंदर 12 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की तीसरी किस्त जा रही है। इसी प्रकार से जनधन अकाउंट, इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना से आच्छादित होने वाले 8 करोड़ से अधिक उन सभी गरीबों को एक रसोई गैस का सिलेंडर पिछले 3 महीनों से लगातार मिल रहा है। ये वे निर्णय हैं जो जनधन अकाउंट खोल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए। आज उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगारों के बारे में आप देख रहे होंगे कि 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आया है, लेकिन हर एक के पास अपना आवास है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को आवास की सुविधा का लाभ दिलाया है। इसलिए अगर वह कहीं उसका काम छूटा है तो गांव में आ रहा है, राशन कार्ड उसके पास मौजूद है, शासन की सुविधा का लाभ उसे उपलब्ध कराया जा रहा है, और इन सुविधाओं का परिणाम है कि आज वह यहां पर या देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में इस कोरोना संकट के समय में भी वह पूरी तरह अपने को एक सुरक्षा का भाव महसूस कर रहा है। एक प्रधान सेवक और एक प्रधान संरक्षक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सुदृढ़ भारत की नींव इस रूप में रखी, एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिला को ध्यान में रख करके जो नीतियां बनाई, उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। राज्य इस रूप में उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता की स्थिति होती जब 30 लाख प्रवासी कामगार एक साथ प्रदेश के अंदर आते, हमारी स्थिति बहुत खराब होती। लेकिन कोई समस्या यहां पर वर्तमान में नहीं है। हर व्यक्ति होम क्वारंटाइन में या क्वारंटाइन सेंटर में है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में बेहतर तालमेल है। सभी लोगों को राशन किट मिल रहे हैं, सभी को खाद्यान्न मिल रहा है, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, सभी को भरण पोषण भत्ता मिल रहा है, हर प्रकार की सुरक्षा, आयुष्मान भारत में हर प्रकार के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे दी गई है। यह एक पक्ष, और दूसरा पक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ, महिला नारी गरिमा का सम्मान का और देश की उन भावनाओं के सम्मान पर जो भारत की संप्रभुता की गारंटी देने वाले हैं, और उन कार्यों को भी सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। जैसे ट्रिपल तलाक को प्रथा को समाप्त करने का कार्य, वर्षों से नारी गरिमा के लिए यह एक चुनौती बनी हुई थी।
और सबके माथे पर एक कलंक लगा हुआ था 3 तलाक की कुप्रथा। एक झटके में वर्षों के इस कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य और एक साहसिक और एक कड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया। लेकिन योगी जी, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला और भारत के अंदर आतंकवाद का प्रतीक कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय 70 वर्षों के बाद लिया गया, तो उस निर्णय के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का साहसिक कदम और राष्ट्रहित में लेने जाने वाले कड़े निर्णय का परिणाम है कि आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और कश्मीर में 15 वर्षों से रहने वाले लोगों को भी वहां के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों से देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग पर आजादी के बाद भी कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रही थे। वो इसको पूरा नहीं होने देना चाहते थे, न्यायालय से निर्णय नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन आज वह निर्णय हो पाया है इसलिए क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और न्यायालय को इस बारे में कि यह फैसला समयबद्ध ढंग से हो, न्यायालय इस मामले में फैसला कर सके, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने थे समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। उसका परिणाम है कि 9 नवंबर को यह फैसला भी आया और सर्वसम्मति फैसला आया। 5 जजेज इस फैसले को करते हैं, सर्वानुमति से फैसला करते हैं, यह भी फैसला हुआ। और यही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू या अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को जिनका वहां शोषण हुआ है, जिन पर अत्याचार हुआ है, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता वर्षों से प्राप्त करने की उनकी जो तमन्ना थी, इसको भी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, उस सपने को साकार करने का कार्य भी अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और उनकी पूरी कैबिनेट का अभिनंदन करूंगा। 1 वर्ष का एक कार्यकाल देश के लिए भी, प्रदेशों के लिए भी और 135 करोड़ लोगों के हित में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और सचमुच यह देश के लिए युगांतरकारी साबित हुए हैं। भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने में मील के पत्थर साबित हुए, ये फैसले साबित होने जा रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने खुद ही बता दिया कौन कौन से बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 1 साल में सरकार ने बड़ी मजबूती से काम किया। देश ने देखा भी, जहां साथ देना था वहां साथ भी दिया, जहां ताली बजानी थी वहां ताली भी बजाई। लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं आप केवल आइडियोलॉजिकल मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलते हैं। जीडीपी का आंकड़ा कल आया है और उसमें लॉकडाउन के केवल 7 दिन शामिल हैं, जो यह इशारा करता है कि देश की आर्थिक हालत कोरोना वायरस का अटैक होने से पहले ही गड्ढे में जाने की स्थिति में आ गई थी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले 6 महीनों के दौरान देश या दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी या एक प्रकार से आर्थिक सुस्ती का दौर चला है और मुझे लगता है लगभग 1 वर्ष से वैश्विक स्तर पर यह ट्रेंड देखा गया है। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह स्थिति रही और उन्हीं को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने जो कॉर्पोरेट टैक्स के रेट पर काफी यहां पर रिबेट देने का कार्य भी किया था, उसका भी निर्णय लिया गया था। लेकिन अन्य देशों की तुलना में देखेंगे तो भारत के अंदर वह स्थिति फिर भी अच्छी स्थिति में रही है। हां, कोरोना संकट के दौरान इसके कारण थोड़ा समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन यह तात्कालिक है। मेरा यह मानना है आज हर राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो समय से लिए गए फैसले थे और हर नागरिक को जागरूक करने, कोरोना संकट से उभरने, इन चुनौतियों के साथ जूझने और इसके बीच में कार्य पद्धति को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को प्रारंभ करते समय इस बात को कहा था कि जान भी और जहान भी, तो उन दोनों को लेकर के कैसे चला जाना है। आज हर राज्य इस दिशा में अपने अनुसार फैसले लेने की स्थिति में है और मेरा मानना है कि हम लोग इन स्थितियों से उभरेंगे। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वह संकल्प पूरा होगा, कोई संदेह नहीं, समय से पूरा होगा। और राज्य सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें
निश्चित ही इस फैसले में पूरी तरह भारत सरकार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, और इससे पहले कोई और कदम बढ़ाता आपने उस दिशा में कुछ प्रयास शुरू कर दिए। कुछ कंपनियों के साथ वेबिनार हुए, उसका कोई रिजल्ट, कोई ऐसी चीज जो आप देश के सामने रखना चाहें, आज रखने की स्थिति में है यूपी सरकार अभी? जी हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के चौथे चरण को प्रारंभ करते समय जब आर्थिक पैकेज की घोषणा की तो उन्होंने कुछ चीजें की, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जब 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित हुआ तो इस आर्थिक पैकेज के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी और स्वावलंबन को जोड़ने की बात की। स्वदेशी को स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प देश के सामने रखा। ये आत्मनिर्भर भारत, इसको निर्माण करने के लिए कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, और लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उस मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने उत्तर प्रदेश के अंदर काम प्रारंभ किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर हमारे पास मौजूद है। और हमने उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्ष के दौरान कार्य किया था। हमारी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति इसी के तहत थी, जिसमें हमने इसकी मैपिंग की थी, इसको नई डिजाइन दी थी, उसकी ब्रांडिंग की थी, उसकी मार्केटिंग की थी, और इसने हमारे एक्सपोर्ट को पिछले 3 वर्ष के दौरान 30% तक बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई सेक्टर का ही प्रदेश से करता है। ये एक उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है, और उस दिशा में हमारे द्वारा किए गए इस प्रयास का परिणाम है कि जब पैकेज घोषित हुआ तो हम लोगों ने, जो हमारे यहां प्रवासी कामगार आ रहे थे, इनकी समस्या को समाधान करने, इनके समायोजन, इनके कल्याण के लिए यहां पर एक हम लोगों ने जो हमारा कामगार और श्रमिक के सेवायोजन और रोजगार के कल्याण से जुड़ा हुआ एक आयोग हम लोगों ने यहां पे गठित किया। और इस आयोग को गठन करने की प्रक्रिया के साथ ही हम लोगों ने उद्योग का सर्वे करने, उन लोगों के साथ बात, उनके जो संगठन थे उनके साथ संवाद बना करके फिर उनके माध्यम से व्यवस्थित सेवायोजन और रोजगार की गारंटी को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कल ही हम लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, फिक्की के साथ, लघु उद्योग भारती के साथ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए कुछ अन्य संगठनों के साथ कल हम लोगों ने एमओयू किया है। 11 लाख लोगों को सीधे सीधे समायोजन करने का कार्य उनके माध्यम से ही प्रारंभ होने जा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय क्या ये 11 लाख रोजगार की गारंटी है? मनरेगा के अंदर प्रतिदिन, हाँ, गारंटी है। ये आज तत्काल इसकी मांग है, और हमने इसके लिए जितने हमारे पास 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं, इन लोगों की मैपिंग हमारी पैरेलल चल रही है। होम क्वारंटाइन इनका पूरा होते ही हम लोग इन सभी लोगों को, इनकी अलग अलग कैटेगरी हम लोगों ने पहले से, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पहले से तय कर लिया है, और इनकी जहां पर आवश्यकता पड़ेगी स्किल डेवलपमेंट के इनके कार्यक्रम 1 सप्ताह का, 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का कार्यक्रम बना दिया है। इस दौरान हम उन्हें मानदेय देंगे, टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे, और फिर जो इंडस्ट्री जिस प्रकार की उनकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उन्हें उपलब्ध रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। आपके आर्थिक फैसलों को लेकर किसी ने विश्लेषण किया? मेरा ये मानना 30 लाख नहीं। और उन्होंने लिखा, आप ऐसे योगी हैं जो फेरारी दौड़ाना चाहते हैं, फेरारी कार दौड़ाना चाहते हैं अर्थव्यवस्था के हाईवे पर, लेकिन अगर आप राज्यों से ये कहेंगे कि हमारा मजदूर लेना है तो पहले हमें यह बताओ कि उसको खाने को क्या मिलेगा, उसको रहने को कहां मिलेगा, उसको वेतन कितना दोगे, और फिर राज्य भी आप पर इस तरीके से शर्त लगाएंगे, तो एक संघीय ढांचे में यह चीज कहां तक चल पाएगी? देखिए, मेरा क्या कहना, अभी तो ये 30 लाख प्रवासी कामगार यूपी में आया है, और मैं तो इंतजाम ये कर रहा हूं कि 30 लाख को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी मिल जाए। हमारा कार्य तो इस दिशा से है, लेकिन इसका स्किल डेवलपमेंट करना और इसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, ये मेरा दायित्व बनता है, और मैं इस कार्य को कर रहा हूं।
हर एक कामगार, उत्तर प्रदेश के हर एक कामगार, हर एक श्रमिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देगी और इस पर हम कार्य करने जा रहे हैं। उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसको सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का एक अवसर हम लोग देने जा रहे हैं और इसी पर हम लोग फोकस किए हैं। हमने इसको बाध्यकारी नहीं किया है, लेकिन हम उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी निश्चित रूप से देंगे और इसके लिए हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज के दिन पर हमारे पास, आप आश्चर्य करेंगे, प्रतिदिन अकेले मनरेगा में 40 लाख लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर आज से हम लोग, कल से हमारा नया ट्रेंड शुरू होने जा रहा है कि हम लोगों ने जल संरक्षण के कार्यक्रमों के साथ साथ वृक्षारोपण के एक बृहद अभियान को भी इस वर्ष अपने हाथों में लिया है। और ये सभी लोग जो भी होम क्वारंटाइन से बाहर आ रहा है, इन सबको खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही इनको रोजगार भी उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदेश के अंदर हमारी संस्थाएं लगातार कर रही हैं। योगी जी, मेरा ये मानना है प्रदेश में रोजगार की नहीं भी और नौकरी की भी कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है उस सबके बावजूद अगर कोई बाहर जाना चाहेगा तो उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। ये एक अजीब सी विडंबना नहीं है कि जिस मनरेगा को एक बार आप लोगों ने कहा कि ये लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ फेलियर है, ये विफलताओं का जीता जागता मॉन्यूमेंट है, उसी मनरेगा में आज कितने रोजगार दिए, उसको बीजेपी की सरकारों वाले मुख्यमंत्री भी छाती ठोक कर बताते हैं कि इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और दूसरा सर, मेरा सवाल यह है, आप जब ये कह रहे हैं कि 30 लाख लोग वापस आए हैं, सर उसमें से एक बड़ी तादाद तो नोएडा गाजियाबाद से ही आई होगी, गुड़गांव फरीदाबाद से ही आई होगी। ये तो एनसीआर का हिस्सा या उत्तर प्रदेश का ही एक तरीके से हिस्सा। इन लोगों को भी वापसी वालों में गिनेंगे? इनको तो वहीं रहने देना चाहिए था, इनकी व्यवस्था तो वहीं हो जानी चाहिए थी। देखिए, उत्तर प्रदेश या फिर एनसीआर से जुड़े हुए लोगों को हमने इसमें काउंट नहीं किया है। ठीक, हमने उन लोगों को काउंट किया है जो उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं, जिनके लिए भारत सरकार के श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हम लोगों ने उनकी मदद ली, या फिर जिनके लिए हमने बसेज अलग से भेजी, या फिर अन्य कारणों से। याद रखना, उत्तर प्रदेश में पलायन बहुत कम हुआ, न्यूनतम हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन और बंदी के दौरान भी हमने लगभग 95 से 96% उद्योगों में मानदेय या वेतन दिलवाने का काम कराया। दूसरा, जिन उद्योगों के पास या जिन उद्यमियों के पास ये व्यवस्था नहीं थी, वहां पे खाद्यान्न या भोजन की व्यवस्था सरकार ने या किसी न किसी स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से हम लोगों ने वहां पर करवाने की व्यवस्था करवाई। हर एक को सुरक्षा देने का कार्य हमने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया, इसलिए उत्तर प्रदेश में समस्या नहीं आई। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ कार्यक्रम अपने चलाते रहे, जैसे हमारी 119 चीनी मिलें चलती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 12,000 से अधिक ईंट भट्टे चलते रहे, जो आज भी चल रहे हैं। 2,500 से अधिक कोल्ड स्टोरेज संचालित होते रहे, जिनमें लाखों की संख्या में लोग वहां कार्य करते रहे, वे आज भी चल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के 3rd फेज में हम लोगों ने जिन उद्योगों को चलाना प्रारंभ किया है, आज वहां पे लगभग 25 लाख से अधिक जो श्रमिक और कामगार वहां पे काम कर रहा है, उसको कहीं कोई परेशानी वहां पर नहीं है। परेशानी यूपी में नहीं है, परेशानी जहां पे थोड़ी भी अनदेखी हुई या जहां पे लोगों को लगा कि वे संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, या जहां पे उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें इस संकट के समय में अपने गांव, अपने घर जाना है, वहां से वे लोग जब चलना प्रारंभ किए तब ये चीजें सामने आई। लेकिन हम आभारी हैं भारत सरकार का कि जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन देकर करके सभी श्रमिकों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने में राज्य सरकारों की मदद की, और उत्तर प्रदेश को इससे काफी लाभ हुआ कि हम अपने सभी कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने में सफल हुए। जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी हम अगले 1 सप्ताह के अंदर पूरी तरह सुरक्षित ढंग से वापस लेकर लाने में सफल हो जाएंगे। योगी जी, आप बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद बहुत कुछ चलता रहा, कार्य मिलना चाहिए और घर में रोजगार मिलना चाहिए, गारंटी सरकार उनको देने जा रही है। ठीक, जहां तक मनरेगा के बारे में आपने कहा जी, देखिए, ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व है तो हर योजना को यशस्वी बना सकता है, लेकिन अक्षम और अकर्मण्य नेतृत्व होगा तो वह अच्छी योजना को भी मिट्टी में मिला सकता है। आज देश का यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के हाथों में है,
तो स्वाभाविक रूप से हर योजना को यशस्वी बनाने की सामर्थ्य और क्षमता मोदी जी में है और उनके यशस्वी नेतृत्व में हर तबके का व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। लेकिन इससे पहले यूपीए सरकार के कार्यकाल को आपने देखा होगा, हर एक योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी, रोज एक नए घोटाला आता था, हर रोज कुछ न कुछ लूट खसोट के नए किस्से सुनने को मिलते थे। तो ये सारी चीजें नेतृत्व पे निर्भर करता है। अच्छा सक्षम नेतृत्व है तो देश तेजी के साथ यशस्वी ढंग से आगे बढ़ता है। कोरोना संकट के दौरान पूरा देश किस तरीके से एकजुट होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, यह पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन योगी जी, अगर यही किसी अन्य सरकार, कोई अन्य स्वयं का नेतृत्व भी होती, क्या स्थिति होती, कितनी अव्यवस्था अराजकता होती। यूपी में बहुत सक्षम नेतृत्व कहा जाता है, खासतौर पे जिस बहुमत के साथ आप चुन के आए, आपने सरकार बनाई, आप लगातार मजदूरों की बेहतरी के लिए उठाए गए अपने कदम बता रहे हैं। उसके बावजूद लेबर लॉज को लेकर आपने अचानक कुछ फैसले लिए जिसके बाद आप अपने ही लोगों की नाराजगी का शिकार हो गए। क्या यह इंपल्सिव डिसीजन था, सोच समझ कर नहीं लिया गया था? देखिए, हम लकीर का फकीर नहीं बन सकते। मुझे आज के दिन पर अपने 30 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों का और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर रहने वाले हमारे कामगार और श्रमिक हैं, इन सबके हाथ को कार्य देना है और इसके लिए आवश्यक है उद्योग चले। हमने न्यूनतम वेजेज की गारंटी उसमें दी है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की उन्हें गारंटी दी है, कम से कम यानी उन्हें अधिक से अधिक 8 घंटे तक ही आप काम ले सकते हैं, इसकी गारंटी उसके साथ हमने दी है। बंधुआ मजदूरी वहां नहीं हो सकती, इसकी गारंटी दी है। लेकिन अनावश्यक उस इंस्पेक्टर राज को और प्रशासनिक दखलंदाजी को उद्योग में जाने से रोका है, जिसके कारण उद्योग बंद होते थे। हमने उन अनावश्यक लेबर लॉ को 3 वर्ष यानी 1000 दिन के लिए सस्पेंड किया है और उद्योगों को एक छूट दी है कि आप उनको न्यूनतम मजदूरी देंगे, उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देंगे, उनसे 8 घंटे से अधिक काम नहीं लेंगे, उन किसी जो है किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराएंगे, बाल मजदूरी नहीं कराएंगे, महिलाओं को रात्रि की काम के शिफ्ट में नहीं, उनकी मर्जी के विरुद्ध काम नहीं करवाएंगे। ये सारी चीजें उसमें देने के बाद मुझे लगता है ये श्रमिकों के हित में उठाया गया कदम है। उद्योग चलेंगे और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, इसी में उनका हित है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इंस्पेक्टर राज को दखलंदाजी करने का अवसर दें और अनावश्यक रूप से श्रम कानून के नाम पर उद्योग के सामने एक नई अड़चन पैदा करेंगे, तो मुझे लगता है ये न केवल विकास विरोधी सोच है, अपितु उन कामगार और श्रमिकों के भी हितों पर कुठाराघात है, जिनके रोजगार पर उद्योग बंद होने से सबसे अधिक असर पड़ता है। एक उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करे या गुजरात में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, उस पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन असर कामगार और श्रमिकों पर पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का ये कामगार और श्रमिक जो आज पलायन कर रहा है महाराष्ट्र से और अन्य राज्यों से, पंजाब से आदि राज्यों से जो आज पलायन कर रहा है, कभी यह कानपुर में काम करता था। कानपुर में यही श्रमिक कानूनों के कारण इन लोगों को ये उद्योग यहां से पलायन किए और आज उद्योगपति तो दूसरी जगह अपना उद्योग लगा लिया, लेकिन वह कामगार कहां पहुंच गया है? आज उसे पलायन होना पड़ा। आज उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है, आज उसके सामने भीषण समस्या पैदा हुई है। हम ये समस्या नहीं पैदा होने देना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना मेरा नैतिक दायित्व है और हम अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। योगी जी, मेरा सवाल यह था, जब वही कामगार सड़क पे धक्के खा रहा था तो प्रियंका गांधी की 1000 बसें आपने हां करने के बाद भी चलने क्यों नहीं दी? आपने तो खुद ही कहा था उनसे, ठीक है दे दीजिए उनकी चिट्ठी के जवाब में, फिर चलने क्यों नहीं दी? देखिए, इससे बड़ा फ्रॉड और फर्जी दूसरा नहीं हो सकता है। देश ने एक बार फिर से कांग्रेस के फर्जी काम को फिर से देखा है और मुझे अफसोस है कि आपदा के समय में भी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने में कांग्रेस नेतृत्व को शर्म नहीं आई। यानी जहां पर एक एक कामगार की सुरक्षा, उनकी सकुशल और सम्मानजनक वापसी आवश्यक थी, वहां पर आपने देखा होगा 294 बसें ऐसी थी जिनके पास न फिटनेस थी,
या फिर उनके पास इंश्योरेंस नहीं थे या दोनों चीजें नहीं थी। 67 ऐसे नंबर थे जो ना बस थी न नवा 3 व्हीलर था। 68 ऐसे थे जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन का पता ही नहीं था। 31 ऐसे थे जो बस के नाम पर टेम्पू के नंबर दे गए थे। यानी कैसा मजाक है ये भद्दा मजाक है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला मजाक है। और ये राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने दुस्साहस किया, मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास दुस्साहस किया है। और मुझे लगता है इसके लिए उनका यह क्षम्य अपराध मुझे लगता है स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने कोटा से बच्चों को लाने के लिए जो बसें भेजी थी, हमने तो उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगवाए थे साथ में। आपने कहा बच्चे ले जाने हैं, बसें भेज रहे हैं, हमने बच्चे बैठा दिए। देखिए, राजस्थान की सरकार ने उन बच्चों को भेजने की बात कही तो हमने पहले उनसे अनुरोध किया कि आप इन्हें हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचवा दीजिए। उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने हमें गलत वो दिया था कि हम कितने आंकड़े 4,500 के आंकड़े दिए थे, लेकिन बच्चे थे वहां 12,000। हमने यहां से अपने परिवहन निगम की बसेज वहां भेजी। परिवहन निगम की बसेज भेजने पे बच्चे कम पड़े, हमने फिर वहां से और बच्चों को लाने के लिए बसेज भेजी। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाते हमें कुछ 70 बसेज कम पड़ी थी, तो हमने राजस्थान परिवहन निगम की बसेज ली। तो परिवहन निगम की बसें जो केवल हमें उत्तर प्रदेश सीमा तक छोड़ने में उन्होंने सहयोग किया, लेकिन पहले उन्होंने तेल का पैसा लिया और बाद में यानी 19 लाख रुपए उन्होंने तेल का लिया और बाद में उन्होंने 36 लाख रुपए बसेस का किराया भी मांगा। और यह है कांग्रेस की असलियत। और जिन बसेस को वो अपनी बस कह रहे थे, बसेस कोई और नहीं थी, यही बसेस थी जो राजस्थान परिवहन निगम की बसेस थी, जिन बसेस को वो कह रहे थे, जिनके नाम पे वो हमसे पहले ही किराया वसूल कर चुके थे। इसलिए कांग्रेस की कथनी और करनी देश की जनता जान रही है। इसलिए 2014 में, 2017 में, 2019 में देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। आगे भी मुझे लगता है कि इस प्रकार का सबक देश की जनता उन्हें करेगी। पर योगी जी, जब आपने देश कोटा कोरोना बसें के भेजी खिलाफ क्यों? लड़ाई लड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकार के लॉकडाउन का कार्यों में मतलब अनावश्यक दखलंदाजी करके जो जहां और है वहां कार्यों रहे। में व्यवधान पैदा करने का कार्य कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। यह बहुत ही खराब स्थिति है। प्रधानमंत्री ने कहा था लॉकडाउन है, जो जहां है वहां रहे। आपको लगता है कि आपने अपनी रॉबिनहुड छवि की वजह से जो बच्चों को लाने का फैसला किया कि ठीक है बच्चे परेशान हैं, हम उनको सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद बाकी राज्यों में भी भगदड़ मच गई। कोई भी मुख्यमंत्री अपने आप को अलोकप्रिय नहीं बनाना चाहता था। अपने किसी निवासी के दूसरे राज्य में फंसे होने पर उसको वापस लाने की बात ना करके। देखिए, ये हमारे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा था। हमारे जितने बच्चे थे कोटा में फंसे हुए थे, 12,000 बच्चे कोटा राजस्थान में थे और 15,000 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही थे। इनको उनके घर तक पहुंचाने का एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। और उस समय यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि कोटा में जो बच्चे थे, ये सभी बच्चे 16 से लेकर के 18 वर्ष के बीच के थे। और अगर डिप्रेशन में कोई भी बच्चा कोई घटना कर देता, कोई बात उनके साथ हो जाती, तो सचमुच बहुत बड़ा कलंक हम पे लगता। इसलिए एक कड़ा निर्णय उस समय हम लोगों को लेना पड़ा कि नहीं, इन बच्चों को सुरक्षित लाना चाहिए। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें वहां भेजी और उनको वहां मंगवाया। हाँ, मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में बात जरूर ढाई थी और उनसे अनुरोध किया था। उन्होंने भी इस बारे में कहा था कि नहीं, बच्चों के हित में कदम उठाया जाना चाहिए और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रहे, किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या न होने पाए। इसलिए हम लोगों ने वहां पर एक निर्णय लिया। यही नहीं, प्रयागराज में भी 15,000 बच्चे थे। ये बच्चे थोड़ा बड़े थे, 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच के थे। ये भी पिछले 2 महीनों से वहां फंसे हुए थे। तो इनको भी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हमने अपने परिवहन निगम की बसेस लगाई, उन्हें सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी हम लोगों ने किया। फिर उत्तर प्रदेश के जो लोग हरियाणा में, मध्य प्रदेश में थे फंसे हुए, उनके लिए भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज का उपयोग करते हुए उन्हें सकुशल वहां तक पहुंचाने का काम हमने किया।
यहां तक कि मध्य प्रदेश के जो लोग और हरियाणा के जो लोग उत्तर प्रदेश में थे, उन्हें भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनके गंतव्य तक जो जाना चाहते थे सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। समस्या वहां पे नहीं थी। समस्या तो तब पैदा करने का प्रयास होता है कि जब देश कोरोना संकट से उबर रहा है, लड़ाई लड़ा है, और तब कांग्रेस नेतृत्व उसमें राजनीति करे या अनावश्यक रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने का कार्य करे। ये कांग्रेस का जनता विरोधी और देश की लड़ाई को कमजोर करने की एक कुत्सित रणनीति के तहत किए गए एक जो उनके द्वारा किया गया कार्य है। देश की जनता कभी कांग्रेस और उन दलों को माफ नहीं करेगी। ठीक है, आपको मैं एक सवाल अभी और पूछूंगा राहुल गांधी की बात पर, लेकिन उसके पहले अब क्योंकि आपने ये बता दिया कि मध्य प्रदेश से लेकर आए, हरियाणा से लेकर आए और जगहों से लोगों को लेकर आए, जब सब आना जाना खुल ही गया है, लॉकडाउन में इतना आना जाना हो ही गया, दिल्ली आना जाना भी करने दीजिए ना लोगों को। नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर आपने बंद करके रखे हैं, दिल्ली में सारे काम धंधे शुरू हो चुके हैं। देखिए, हम लोग ये प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए और छात्रों और युवाओं के लिए हम लोगों ने कदम उठाया था। हमने दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से गाजियाबाद आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन वे लोग आए जो आवश्यक सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, उनकी आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं। जो लोग किसी उद्योग में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो लोग जिनके कारण संक्रमण फैल सकता है। देखिए, दिल्ली की तुलना में गाजियाबाद और नोएडा बहुत सुरक्षित है अभी, और हम लोग नहीं चाहते कि यहां पर यह इन्फेक्शन तेजी के साथ फैले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में हम लोग जिस कदम को और एक एक कदम को आगे बढ़ा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। इतना सब कुछ के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि कोरोना के एक्टिव केस अभी भी 3000 से नीचे हैं, बहुत न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग इनको हर स्तर पर कोरोना को नियंत्रित कर रहे हैं और उसके इन्फेक्शन को फैलने से बचा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और इसके लिए हमें हर स्तर पर तैयार होना पड़ेगा। लेकिन योगी जी, अभी की जो स्थिति है उसमें मैं आपको फोन करूं या आप मुझे फोन करें तो एक संदेश बजता है जो भारत सरकार बजाती है। वो संदेश कहता है बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और जब नोएडा गाजियाबाद के लोगों को यह कहा जाता है कि दिल्ली में तुम्हारा दफ्तर खुला है, उसके बावजूद तुम्हें पास लेके जाना पड़ेगा, तो उन्हें लगता है कि उन्हें बीमारी का कैरियर कहा जा रहा है। एक मुख्यमंत्री के ये बोल क्या उन लोगों को चुभेंगे नहीं कि हम बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इनको जाने से रोक रहे हैं? बीमारी, देखिए, उनको हमने नहीं कहा। जो आवश्यक सेवाएं हैं, उद्योगों में काम करने वाले हैं, कारखानों में कार्य करने वाले हैं, पास लेकर के जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आ जा सकते हैं, उनको पूरी सुविधा गाजियाबाद का प्रशासन भी, नोएडा का प्रशासन भी पूरी सुविधा उन्हें उपलब्ध करा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक नेशनल चैनल का पूरा जो है वहां पर 40 लोग एक साथ संक्रमित पाए गए, एक जगह 19 लोग संक्रमित हो गए हैं। अब इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? इन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। या एक फैक्ट्री में एक साथ 60 लोग संक्रमित पाए गए, ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि इसके माध्यम से उन लोगों को व्यापक रूप से कोरोना स्प्रेड न होने पाए, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हमने पहले कहा है, आवश्यक सेवाओं के लिए, इमरजेंसी जो सेवाएं होंगी उनके लिए, कार्यालयों में काम करने वाले लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए हर प्रकार के पास की व्यवस्था हम लोग लॉकडाउन के द्वितीय चरण के बाद से हम लोगों ने देना प्रारंभ किया। लेकिन जहां पर कड़ाई करने की आवश्यकता पड़ी है वहां पर भी हम लोगों को कड़ाई करनी पड़ी है। हमने तो एनसीआर में भी व्यवस्था की है कि हम हर मीडिया कर्मी का वहां पे सैंपल टेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट पर हम करना चाहते हैं। राज्य सरकार उसका दायित्व लेना चाहती है कि वे सभी करा लें, क्योंकि उनको विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है। उन विपरीत परिस्थितियों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका सैंपल लेकर के, उनका टेस्ट करके, यह आवश्यक है कि उन्हें भी हम सुरक्षा प्रदान करें। और इसीलिए ये वहां पर उन लोगों के लिए सख्ती की जा रही है जो लोग जिनको अनावश्यक रूप से वे लोग न आए,
जिनको कार्यालय के कार्य से जाना है या जो हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं या जो उन सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, वे लोग अपना पास बना करके उसके लिए एक निश्चित एसओपी उनके लिए तैयार किया गया है, उसका पालन करते हुए लोग आ जा सकते हैं। लेकिन जिनको अनावश्यक रूप से, जिनको इस समय घर में रह करके भी वे काम कर सकते हैं, वे ना आ जाएं तो अच्छा होगा। कम लोग आवाजाही करेंगे तो हम आसानी से इसको कंटेन कर पाएंगे और कोरोना को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। मतलब हम ये मान लें कि 1 जून से भी आप बहुत ज्यादा कुछ खोलने के पक्ष में नहीं है, दिल्ली में भले ही सब खुल गया हो। ऐसा नहीं है। हम लोग तो हर एक व्यक्ति को पूरी तरह फ्रीडम देना चाहते हैं, लेकिन पहले उसकी जान बचानी आवश्यक है। उसको सुरक्षा देना, स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी देना बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है। हम हर एक व्यक्ति को उसके कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। उसको सुरक्षा की गारंटी और स्वास्थ्य की गारंटी भी हो, उसका उत्तम स्वास्थ्य हो, बेहतर माहौल उसको कार्य का मिले, इसके लिए हम पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि जनता ने जो धैर्य का परिचय अब तक दिया है, यह धैर्य आगे भी कोरोना को पूरी तरह स्प्रेड होने से अगर हम रोक पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य होगा। मुझे लगता है कोरोना पर एक बहुत बड़ी विजय हमारी होगी और मुझे लगता है वह रास्ता जरूर निकलेगा। ममता बनर्जी की सरकार ने 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान कर दिया है। अब सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि धर्म कर्म का मामला आता है तो आपसे ज्यादा उम्मीद रहती है उनको। देखिए, भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही होगी। हम लोगों ने अपने प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराए हैं और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी हम उसका पालन प्रदेश के अंदर करेंगे और प्रदेश भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के लॉकडाउन के जो 5वां चरण होगा, उस 5वें चरण को 1 जून से उस रूप में लागू करेगा। जब भी हमें गाइडलाइन प्राप्त हो जाएगी उसके साथ ही हम उसको प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। अभी आप बताना नहीं चाहते कि आपका अपना प्रस्ताव क्या है? पड़ेंगे, हाँ, जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हम लोग वह निर्णय गाइडलाइन को ध्यान में रख करके लेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य इस लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हो गया। लोगों को बहुत ज्यादा खबर लग नहीं पाई। शायद लॉकडाउन ना होता तो ये एक बड़ा इवेंट होता, भूमि पूजन दिखता, शिलान्यास दिखता। तब हम आपसे पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे तो आप कहते थे कि तो न्यायालय तय करेगा। अब तो आप तारीख बताने की स्थिति में होंगे कि कब तक बन जाएगा? देखिए, अब ये प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। जब आप लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और आप लोग बोलते थे कि तारीख भी बताएंगे, तो तारीख बताने का जो प्रश्न आप लोग करते थे अब वो प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। देखिए, 25 मार्च को रामलला को उनके अस्थायी मंदिर में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ और मुझे लगता सचमुच मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज वहां पर कुछ कार्य अभी प्रारंभ हुआ है और बाकी कार्यों को, समतलीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद धीरे धीरे करके अन्य कार्य भी आगे बढ़ेंगे। आप मान के चलिए, कोरोना संकट से देश को उभारने, देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जब हम लोग एक महत्वपूर्ण उस पर लेके आ जाएंगे तो राम मंदिर बनने में कोई देर तब नहीं लगेगी। आप निश्चिंत होकर के रहिए कि हम रोटी की व्यवस्था भी प्रत्येक नागरिक के लिए यह देश करने में सक्षम है और भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने की स्थिति में आज के दिन पर है। एक नारा तो आपने याद कर ही लिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरा जो आपके कार्यक्रमों में लगता था वो मैं याद दिला देता हूं आपको कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में तो भगवान विश्वनाथ जी का जो है वहां पर धाम बहुत अच्छे ढंग से बन रहा है। मैं आपको कभी आमंत्रित करूंगा, कभी आप पर देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी के वैभव को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, सैकड़ों वर्षों की तमन्ना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है
आप एक बार जब उसको देखेंगे तो उस कार्य योजना को देखेंगे तो ये प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाता है और ये चीजें अपने आप हट जाती हैं। मुझे लगता है कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति एक एक करके हो रही है। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और समाज के हर एक तबके के साथ साथ देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था और देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम है वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार उठा रही है और हमें इस गौरव की अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने में सफल रहा है और भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में तेजी के साथ उभरते हुए एक नए भारत का दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, केंद्रीय कैबिनेट को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी समेत इस देश की 135 करोड़ लोगों को भी इस अवसर पर अपनी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना संकट से उभारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है हम उसका पालन करके उसको अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कोरोना संकट से उभरने के साथ ही भारत एक नए भारत के रूप में वैश्विक पटल पर आएगा। लेकिन आप जो बधाई दे रहे हैं 1 साल की, वो विपक्ष के नेताओं को बहुत पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं देश की जो हालत है उसमें जश्न मनाना और बधाइयां देना ये सरकार के लिए शर्म की बात है। और राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कहा कि लॉकडाउन फेल हो गया। आपको लगता है कि फेल हो गया लॉकडाउन? प्लान्ड नहीं था? देखिए, समस्या क्या है कि जिन लोगों ने कभी लोकहित में, जनहित में काम नहीं किया है उन लोगों से इस प्रकार के निर्णय की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दूसरा, स्वाभाविक रूप से जिनकी आदत का हिस्सा अच्छा कार्य न रहा और अच्छा बोलना न रहा हो उनसे अच्छा देखा भी नहीं जाता है और दुर्भाग्य से कांग्रेस की ये नीति बन चुकी है और कांग्रेस अपनी इस नीति का शिकार है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष इसका यह है कि जब कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बात की, 5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा कोरोना संकट के दौरान जब कोरोना से देश लड़ रहा था तब ये लोग सरकार के खिलाफ तमाम प्रकार की रणनीति अपना रहे थे। यानी संकट के दौरान भी इनके द्वारा राजनीति करके शासन के कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कमजोर करने की कुत्सित प्रयास किए जा रहे थे। यह देश इनके इन कृत्यों के लिए कभी नहीं माफ नहीं करेगा। लेकिन योगी जी, जो तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान देश के लोगों ने देखी, जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, चाहे वो बैग के ऊपर बच्चा लेटाकर जाती हुई महिला हो, मुझे यकीन है आपने भी देखा होगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी महिला हो जिसका बच्चा आंचल उठा उठा के बार बार देख रहा है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसकी मां मर चुकी है। वो सारी तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात पे सवाल खड़ा करती हैं कि चूक तो हुई है। अब वो चूक किसकी हुई है ये आप लोग तय करेंगे जो सरकार चलाते हैं। देखिए, जो ये दृश्य थे इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को इस प्रकार की तस्वीरों का समर्थन नहीं करना चाहिए, इसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए और मुझे लगता है हर एक को इस पे अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों को लेना चाहिए, अपने ऊपर लेना चाहिए। और मुझे लगता है हर एक घटना को हम राजनीतिक नजरिए से भी नहीं देख सकते। देखिए, आगरा की जो घटना थी वह परिवार पंजाब से एक वाहन से आकर के और बसेस से उनको पहुंचाने के लिए झांसी पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी। तो उस दौरान एक वाहन से उतर करके वह बस की तरफ जा रहे थे। उस दौरान वो बच्चा उनकी सूटकेस में बैठ करके जा रहा था। वह दृश्य था जिसको मीडिया ने खूब हाईलाइट किया।
दूसरा दृश्य जिसमें एक मृत जो महिला थी, उसका बच्चा, नवजात जो बच्चा था, वह बार बार अपनी मां के उसमें आंचल से उसको उठा करके कर रहा था। बहुत दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन हमें इस बारे में भी देखना चाहिए कि लगभग 1 करोड़ प्रवासी कामगार और श्रमिकों को स्पेशल रेल लगा करके सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। ये पहले कोई नहीं जानता था कि लॉकडाउन को हम इतने चरणों तक पहुंचाएंगे, और ये अचानक जब निर्णय लेने पड़े, क्योंकि ये बीमारी केवल भारत के अंदर नहीं, भारत के अंदर तो भी ये नियंत्रित है। 135 करोड़ की आबादी का देश, और कोरोना में अब तक भारत के अंदर हमारे यहां जितने संक्रमित हैं उसकी तुलना में अगर 33 करोड़ अमेरिका की आबादी को हम देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है। अमेरिका की हेल्थ सिस्टम के साथ अगर भारत के हेल्थ सिस्टम की तुलना करें, या अमेरिका के अंदर इस दौरान जितनी मौतें हुई हैं उनकी तुलना भारत के साथ आप करें, तो मुझे लगता है आप मानेंगे कि भारत के अंदर लिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, समय से लिया गया निर्णय था, दूरदर्शितापूर्ण निर्णय था, और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण लिए गए निर्णय के कारण भारत एक बहुत बड़े संकट से बचा है। और उस संकट में लिए गए निर्णय का परिणाम है कि हम लोगों को अलग अलग फेज में अलग अलग निर्णय भी लेने पड़े, और प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी। आप अनुमान करिए कि अकेले उत्तर प्रदेश में आज दोपहर तक 1550 से अधिक ट्रेन पहुंची हैं श्रमिक स्पेशल, जिसमें 85% श्रमिकों का किराया भारत सरकार ने दिया है और 15% राज्य सरकार ने दिया है। राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला हर कामगार और श्रमिक को बॉर्डर पे आते ही भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, या जो लोग पैदल आ रहे थे उनके लिए बसेज की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं हमने कर रखी हैं। राज्य सरकार ने भी की। 12,000 हमारी यहां पर परिवहन निगम की बसेज इस कार्य के लिए लगी थी। आखिरी सवाल 200 बसेज सभी 75 जनपदों में जिलाधिकारियों के निवर्तन पे हम लोगों ने लगाई थी। एक आखिरी सवाल इसलिए लगाई थी किसी को दिक्कत न हो, लेकिन फिर भी लोगों के सामने लोग उद्वेलित थे अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए। तो बहुत सारी जगह कुछ घटनाएं घटित भी हुई हैं, ये दुखद है और मुझे लगता है, लेकिन जो कार्य हुआ है वह हमें उसको भी देखना चाहिए कि संकट के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ जो कार्य हुआ है उस कार्य को भी हम लोगों को महसूस करना चाहिए। आखिरी सवाल है बस मेरा, तबलीगी जमात का प्रकरण आया तो बहुत सारी शिकायतें भी आई, एक के बाद एक। कुछ जगह शिकायतें आने पर आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगाने की बात कही। अब चार्जशीट फाइल हो गई, लेकिन मौलाना साद का अभी तक कहीं अता पता नहीं। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं, क्या अंदर खाने कोई सहमति बन गई है सरकार और तबलीगी जमात के बीच में कि ठीक है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो नाम लिया जाता है, ना उसका जिक्र आता है, और ना ही कानूनी कार्रवाई कहीं दिख रही है कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। देखिए, तबलीगी जमात कोरोना फैलाने के लिए देश के अंदर जिम्मेदार है प्रारंभिक रूप में। और देखिए, बीमारी होना बुरी बात नहीं, लेकिन ये जानते हुए कि कोरोना एक संक्रमण है, जो भी संपर्क में आएगा उसकी चपेट में आएगा। उन स्थितियों में इस प्रकार की बीमारी को छुपाना या इसकी वकालत करना यह अपराध है। और बार बार अपील किए जाने के बावजूद भी जिस प्रकार का उस समय कृत्य तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया था वह अक्षम्य था। हम लोगों ने इसीलिए कार्रवाई की। इसके बाद जब उन्हें ससम्मान पकड़ करके हॉस्पिटलाइज किया गया या क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया, तो उस दौरान उन्होंने हमले किए, कहीं पर हॉस्पिटल की टीम पर, कहीं पुलिस कर्मियों पर, कहीं पर अन्य कोरोना वॉरियर पर। इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमें करनी पड़ी। पुलिस कर्मियों पर, सुरक्षा या फिर जो स्वास्थ्य कर्मियों पर जो उनके द्वारा हमले किए गए, इसके लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी कि आप अपनी यानी चोरी और सीना चोरी तो नहीं चल सकता है। और उसका परिणाम था कि उसके बाद ये कंट्रोल हुए, नियंत्रित हुए, और आज काफी हद तक और जो तबलीगी से जुड़े हुए लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग स्वस्थ होकर के वापस जा चुके हैं।
325 से अधिक हमारे प्रदेश में जो विदेशी तबलीगी यहां पकड़े गए थे, उन विदेशी तबलीगियों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उन सबको, जो लोग जेल में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके जो उन्होंने पासपोर्ट नियम का उल्लंघन किया है, वीजा नियम का उल्लंघन किया, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रदेश के अंदर इस समय हमारे सामने जो चैलेंज है वह माइग्रेंट जो लेबर है उनके बारे में, आगे की व्यवस्था के बारे में, और उनको इस समय मेडिकल स्क्रीनिंग भी उनकी चल रही है। हमने गांव-गांव में अपने इसके बारे में टीमें गठित करी हैं जो निगरानी करते हुए उन सभी लोगों की व्यवस्था और सर्विलांस का काम कर रही हैं। 1 लाख से अधिक हमारी मेडिकल की टीमें लगी हुई हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर उन सबके स्क्रीनिंग का कार्य भी कर रही हैं। और साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर के साथ साथ मुझे आज आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड हॉस्पिटल में वर्तमान में उत्तर प्रदेश 1 लाख बेड स्थापित कर चुका है, और 1 लाख बेड के साथ उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहला राज्य होगा जिसके पास कोरोना के उपचार के लिए 1 लाख बेड आज के दिन पर आरक्षित हैं। और इसमें सफलतापूर्वक किसी भी कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट का बात अच्छे ढंग से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें उपचार की सुविधा हम दे सकते हैं। ये कार्रवाई हम लोगों ने की है, और मैं इस बात को मानता हूं कि हम लोग कोरोना पर निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज तक पर आने के लिए, एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए और सारे सवालों के सीधे सीधे जवाब देने के लिए। योगी आदित्यनाथ बता रहे थे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सहायक साबित होगी कोरोना से लड़ाई में, और आने वाले दिनों में भविष्य बेहतर हो उसका प्लान बनाने में।